दिल्ली के बाद बात उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार ने कल राज्य का बजट पेश कर दिया है। बजट में बड़े बड़े ऐलान किए गए, जिसे 2027 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने बजट को प्रदेश के विकास का बजट बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे खोखला बजट बताया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि पिछले बजट से करीब 10% ज्यादा है। बजट में 92,919 पदों पर भर्ती, 12वीं पास करने वाले छात्राओं को स्कूटी, राज्यों में 4 नए एक्सप्रेसवे, छोटा पशुओं से राहत के लिए 2,000 करोड़ रुपए, कारोबार के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है। देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट यह गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। यूपी के मुख्यमंत्री ने बजट को राज्य के विकास वाला बजट बताया है, लेकिन विपक्ष को इसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। इसका 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकेंड लास्ट बजट है इनका। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली। ये बजट खोखला है। अखिलेश यादव ने सिर्फ यूपी के बजट को लेकर ही योगी सरकार पर निशाना नहीं साधा, बल्कि एक बार फिर महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर, सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए और सरकार पर कुप्रबंधन के आरोप दोहराए। गंगा जल की क्वालिटी को लेकर भी सीएम योगी पर तंज किया उनको चुनौती। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में एक रिपोर्ट देकर संगम के पानी को नहाने लायक नहीं बताया था, जिसे यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में नई रिपोर्ट देकर गलत साबित किया था। उसी का जिक्र सीएम योगी ने बुधवार को विधानसभा में किया था और अब अखिलेश यादव ने उन्हें घेरा है कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो उन सबको इस बात को देखना चाहिए। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप। और मैं तो कहूँ कमाल लगता जी, एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। महाकुंभ को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम भी आता है, जिन्होंने महाकुंभ में भगदड़ की घटना का जिक्र करते हुए इसकी तुलना मृत्यु कुंभ से की थी। और इस विवाद के बीच एक और बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने अब क्या कहा और इससे पहले क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে। ममता बनर्जी के इस बयान पर लगातार विवाद बना हुआ है। আমাদের রাস্তার উপর আঘাত মানছি না, মানবো না। সাংবিধানিক প্রধানকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। মহাকুম্ভের পুণ্য স্নান, মহাকুম্ভের অপমান। ममता के बयान पर साधु संत भी भड़के हुए हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताया है। किसने कहा कि मैं अपने धर्म का सम्मान नहीं करती? याद रखिए, धर्म एक व्यक्ति का होता है, लेकिन त्योहार सभी के लिए होते हैं। हमारे देश में कई राज्य हैं और हर राज्य की भाषा, शिक्षा, रहन सहन, संस्कृति और मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। इसीलिए विविधता में एकता हमारा दर्शन और विचारधारा है। एक और महाकुंभ को लेकर सियासत उफान पर है, तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार उफान पर है। महाकुंभ के समापन में बस 6 दिन बाकी हैं और स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है वो 58 करोड़ को पार कर चुका है। त्रिवेणी तक पहुंचने की होड़ लगातार जारी है। तकलीफ है, लाचारी है, लेकिन सब पर आस्था भारी है। गुरुवार को ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। संभव है कि इस वीकेंड तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 58 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ के पार पहुंच जाए। जिन लोगों ने अभी डुबकी नहीं लगाई है, उनकी बेताबी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हर आम और खास इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है।
गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी डुबकी लगाई। 50 से ऊपर 60 करोड़ के लोग आके ऐसा कहा जा रहा है, 56 करोड़ 57 करोड़, और जिस ढंग का मैनेजमेंट और सफाई है ये काबिले तारीफ है। वीकेंड पर भीड़ बढ़ने का अनुमान है, इसलिए सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में गाड़ियों का भी प्रवेश बंद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात राजनीति की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। कल राहुल गांधी ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बताया था। मायावती ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को जातिवादी पार्टी बता दिया। रायबरेली में दलित छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने मायावती का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगले चुनाव में मायावती उनके साथ होती तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच्चाई है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। राहुल के वार पर मायावती का पलटवार भी आया। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी और उनके समर्थकों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यूपी में बीएसपी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था, चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला था। दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश की पार्टी साथ मिलकर लड़ी थी और इंडिया गठबंधन को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी। राहुल गांधी ने अंग्रेजी को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग अंग्रेजी का विरोध करते हैं, लेकिन इनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं। राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि हिंदी जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी बदौलत आप हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी देश में काम कर सकते हैं। जैसे बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। मोहन भागवत हर रोज कहता है कि भैया अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। मगर फिर आप आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, उनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ, अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद है। वो चाहते हैं कि आप भैया अंग्रेजी मत सीखो, क्योंकि जहां अंग्रेजी बोली जाती है वो चाहते हैं वहां दलित ना आए, आदिवासी ना आए, पिछड़ा ना आए, गरीब जनरल कास्ट का भी ना आए। ठेका लगा हुआ है उनका। अगर अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।